स्वागत है आप सभी का एक बार फिर 11th एग्रीकल्चर की क्लास में। तो कल लास्ट क्लास में हमने देखा था 11th एग्रीकल्चर का फर्स्ट चैप्टर। इसके बाद जो अगला चैप्टर हम देखेंगे वो है 6th चैप्टर, कृषि यंत्रों की सामान्य जानकारी। 11th एग्रीकल्चर का हम चैप्टर नंबर दे रहे हैं 6। कृषि यंत्रों की सामान्य जानकारी। तो हमारा चैप्टर क्या है? कृषि यंत्रों की सामान्य जानकारी हम पढ़ेंगे। तो इसमें हम देखते हैं कि जब भारत में हरित क्रांति आई थी तो उनमें सबसे ज्यादा योगदान किनका था? किनका योगदान रहा था सबसे ज्यादा? उन्नत किस्मों का सबसे सर्वाधिक योगदान हरित क्रांति में रहा था। हरित क्रांति में सर्वाधिक योगदान किनका रहेगा? हाइब्रिड वैरायटी, उन्नत किस्म। उन्नत किस्मों का सर्वाधिक योगदान हम यहाँ पर हरित क्रांति में देखते हैं। उनके साथ साथ किनका योगदान था? इसके साथ साथ हरित क्रांति में योगदान था उर्वरक, मृदा, वही सिंचाई की भी व्यवस्था। उसके बाद किसका योगदान था? खाद, उर्वरकों का हरित क्रांति में योगदान रहा था। अब इसके अतिरिक्त क्या किसका योगदान रहा था? तो वो इसके अतिरिक्त योगदान था वो था टिलेज, भू परिष्करण क्रियाओं के लिए काम आने वाले यंत्र, यानी कि इसमें बोल सकते हैं कृषि यंत्रों का सर्वाधिक योगदान रहा है उन्नत किस्मों के बाद। तो कृषि यंत्रों का योगदान किस में रहा है? हरित क्रांति में रहा है। अब वो किस प्रकार है कि जहाँ पर प्राचीन कृषि होती आ रही थी, परंपरागत कृषि, उसमें क्या है, लोग हाथों का, पशु शक्ति का या हाथ द्वारा जो पशु शक्ति द्वारा जो यंत्र यूज किया जाते थे उनका प्रयोग किया जाता था। लेकिन जब यंत्रों की क्रांति आई थी, यंत्रों का डेवलपमेंट शुरू हुआ था, तो क्या है हरित क्रांति में क्या है, जब यंत्र आए थे हरित क्रांति के समय यंत्र, तो इनका क्या योगदान रहा? खेत की जुताई, कि जहाँ पर एक बैल 1 हेक्टेयर भूमि को जोतने में करीब 10, 20 या 30 दिन समय लग रहा था, उसे क्या 1 हेक्टेयर जुताई में क्या लग रहा था? 2 से 3 घंटा, लास्ट 5 घंटा 1 हेक्टेयर की जुताई के लिए। वहीं बुवाई के लिए दें, बुवाई में भी उतना ही समय लग रहा था। लेकिन हम जहाँ प्राकृतिक यानी कि मनुष्य द्वारा या पशु द्वारा जो यंत्र चलाए जा रहे हैं उनमें अधिक समय यानी महीनों भर लग जाते थे 1 हेक्टेयर खेत की जुताई में। उसके बाद बुवाई जुताई हो गया, इसके साथ साथ क्या निराई गुड़ाई में भी क्या कार्य कर रहे हैं? निराई गुड़ाई इसमें भी कृषि यंत्रों का प्रयोग किया जा रहा है। इसके साथ साथ किस में किया जा रहा है? फसलों की कटाई में, मढ़ाई में, ओसाई में, फसल की कटाई में किसका यूज कर रहे हैं? यंत्रों में, जैसे कल्टीवेटर नहीं, फसलों की कटाई के लिए कंबाइन या थ्रेशर का यूज कर रहे हैं। हम कंबाइन का यूज भी कर रहे हैं किसमें? मढ़ाई ओसाई में। तो इन सभी में किसका प्रयोग किया जा रहा है? कृषि यंत्रों का प्रयोग किया जा रहा है। अब कृषि यंत्रों का प्रयोग तो किया जा रहा है। अब जब हरित क्रांति में यंत्र आए, अब यंत्र तो आ गए, लेकिन किसानों तक कैसे पहुंचे? किसानों के लिए कैसे पहुंचे, उसके लिए क्या करते हैं, जो हमारी संस्था है आईसीआर एक पहल करती है कि कृषि यंत्रों के क्या है एक्सटेंशन यानी प्रचार प्रसार करना है, किसानों तक पहुंच सके। उसके लिए क्या कर रही है
किसान क्या कर रहा हो, सरकार क्या कर रही है, यानी कि आईसीआर क्या कर रही है, यंत्रों के विकास के प्रचार के लिए क्या कर रही है, एक संस्था खोल रही है जिसका नाम है CIE, जिसका फुल फॉर्म है सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग। इस नाम से संस्थान कहाँ खोला जा रहा है, भोपाल, जो MP के अंतर्गत है। अब इसका कार्य क्या है, कृषि यंत्रों का विकास यानी उनका डेवलपमेंट करना है, उसके साथ साथ क्या है, उसका प्रचार करना है, प्रसार फैलाव करना है, मतलब किसान होता है उसको पहुंचाना, यानी प्रसार कर रहे हैं। क्या कर रहा हूँ मैं, प्रचार कर रहे हैं। अब आता है कृषि यंत्रीकरण होता क्या है। कृषि यंत्रीकरण, कृषि यंत्रीकरण हम बोल किसको रहे हैं कि जो भी हम एग्रीकल्चर का कोई भी कार्य कर रहे हैं, जैसे खेत की जुताई हुआ, बुआई हुआ, फसल कटाई हुआ, ओसाई मढ़ाई हुआ, कोई भी एग्रीकल्चर का कार्य कर रहे हैं हम कृषि से संबंधित, तो वो किससे कर रहे हैं, मनुष्य या पशु शक्ति, इन दोनों को छोड़ करके हम किससे कर रहे हैं, यंत्रों के द्वारा हम अगर कृषि कार्य कर रहे हैं तो उसी को हम कृषि यंत्रीकरण बोलते हैं। अब ये भी 2 टाइप्स का होता है कृषि यंत्रीकरण, पूर्ण और अपूर्ण। पूर्ण में तो क्या है, जो सभी कार्य के टोटली किस पे डिपेंड है, हमारे कृषि इक्वाइपमेंट, कृषि यंत्रों पर डिपेंड है। भाई अपूर्ण में देखें कि उसमें क्या है, हम कुछ कार्य तो क्या है मनुष्य शक्ति या पशु शक्ति के द्वारा कर रहे हैं, और कुछ कार्य कर रहे हैं यंत्रों के द्वारा, हॉर्स पावर के द्वारा, शक्ति के द्वारा कर रहे हैं, तो इसको कृषि यंत्रीकरण कहते हैं। अब कृषि यंत्रीकरण इसको कह रहे हैं। उसके बाद आता है एडवांटेज। कृषि यंत्रों हम यूज कर रहे हैं, एडवांटेज के पहले ये टॉपिक है कि इम्प्लीमेंट का हम किस प्रकार यूज करते हैं। यूज के आधार पर इम्प्लीमेंट यानी फार्मर को बांटा गया है। किसान को कृषि यंत्रों के प्रयोग के आधार पर 3 भागों में बांटा गया है। एक तो होता है लघु किसान, जिसको अपनी तरफ से पॉइंट बना सकते हैं, लघु किसान। ट्रेडिशनल एग्रीकल्चर, इसके लिए शब्द दे सकते हैं कि लघु किसान क्या करते हैं, जो छोटे किसान हैं उनके पास जो आर्थिक स्थिति ऐसी नहीं है कि इक्विपमेंट खरीद सकें, तो वो क्या करते हैं, पुराने संसाधनों का यूज करके, प्राकृतिक संसाधनों यूज करके वे ट्रेडिशनल तरीके, परंपरागत तरीके से कृषि करते हैं। तो हम उसको कहते हैं लघु किसान, यानी कि परंपरागत कृषि, जिसको नाम देते हैं। तो क्या करते हैं, इसमें छोटे या लघु किसान बैलों का यूज करते हैं, बैलों के द्वारा जुताई करके खेती करते हैं। वहीं आता है हमारा मध्यवर्गीय किसान, मिनिमाइज फार्मर। अब मिनिमाइज फार्मर क्या होगा, जिसका बजट कम है, तो वो क्या करेगा, कम से कम पैसे में यंत्र खरीदने की कोशिश करेगा। उसके लिए वो क्या करेगा, छोटे कृषि यंत्रों का यूज करेगा। छोटे कृषि यंत्र आजकल देखा होगा, मिनी ट्रैक्टर चल रहा है, मिनी हल आ रहा है, देसी हल वगैरह बोलते हैं। देसी हल तो वैसे हो जाता है प्राचीन काल वाला, तो यहाँ छोटे हल भी आते हैं, जैसे इस प्रकार का हल आता है। तो ये है
इस प्रकार के हल हैं जो छोटे हलों में आते हैं। अब इनका यूज क्या है, छोटे किसान हैं या जिनकी ज़मीन के नाप छोटे हैं वो इनका यूज कर सकते हैं। जिनके पास ज़मीन कम है, आर्थिक स्थिति सही नहीं है उनकी, इसके बाद आता है लघु किसान। लघु नहीं, इसके लिए बड़े किसान आते हैं जिनकी ज़मीन अधिक होती है। तो बड़े किसान इसमें आ रहे हैं जिनके पास ज़मीन बहुत बड़ी है, मतलब 40-50 बीघे या उससे भी 100-200 बीघे ऐसे ज़मीन है। तो भैया क्या है, उनकी आर्थिक कंडीशन अच्छी है। आर्थिक कंडीशन अच्छी होने के कारण वो बड़े कृषि संसाधन या जो भी इक्वाइपमेंट है उनको खरीद करके कृषि में यूज ले सकते हैं। तो इस आधार पर यानी किसान की भूमि के नाप के आधार पर या आर्थिक कंडीशन के आधार पर इनको 3 भागों में बांटा गया है। इसके बाद आता है इसका कृषि यंत्रीकरण के लाभ। अब क्या लाभ है कृषि यंत्रीकरण कि हम कृषि यंत्रों को अपना रहे हैं, उनसे हमको क्या क्या लाभ हो रहे हैं, जिसमें हम देखें क्या लाभ हो रहे हैं। पहला, कार्य क्षमता में सुधार होता है। क्या हो रहा है, कार्य क्षमता में सुधार हो रहा है। कैसे, देखते हैं कार्य क्षमता में कैसे सुधार हो रहा है। कि मान लीजिए कोई 1 हेक्टेयर खेत है और वहीं पशु शक्ति और मानव शक्ति द्वारा, मतलब देसी हल के द्वारा उसको परंपरागत तकनीक से जोत रहे हैं। खेत को हम परंपरागत टेक्निक के द्वारा, ये हल है इसके द्वारा जोत रहे हैं खेत को। तो जो 1 हेक्टेयर है, 1 हेक्टेयर खेत है, तो देसी हल के द्वारा जोतेंगे हम तो कितना, एक दिन में कितना जोत पा रहे हैं, 0.3 हेक्टेयर। 0.3 हेक्टेयर हम एक दिन में, यानी एक दिन भूपरिष्करण यानी जुताई का समय, भूपरिष्करण का जो एक दिन कितना होता है, भूपरिष्करण एक दिन होता है 8 घंटे का। यानी कि हम एक दिन यानी 8 घंटे में 0.3 हेक्टेयर खेत को जुताई कर पा रहे हैं एक दिन में। भाई अगर हम ट्रैक्टर की बात करें या आज के कृषि यंत्रों की बात करें तो भाई ये हेक्टेयर जोतने में कितना समय लेगा, 4 से 5 घंटे में 1 हेक्टेयर खेत को जोत के कंप्लीट कर देगा। लेकिन यहाँ एक दिन में ओनली 0.3% ही जोतता जा रहा है। तो मान लो इसमें 15 से 20 दिन या महीनों लग जाएंगे जो परंपरागत तकनीक से जोतने में। तो इससे क्या है, दक्षता में सुधार होता है। जब कार्य क्षमता है, जहाँ पहले कार्य जिस कार्य करने में महीने लगते थे, वहाँ आज घंटों में वो कार्य हो रहा है। तो कार्य क्षमता में, दक्षता में सुधार हो रहा है। दूसरा जो हमारे पॉइंट आता है वो होता है समय की बचत हो रही है। तो इससे हमको पता हो रहा है जब कार्य क्षमता यानी अधिक, मतलब कम समय में अधिक कार्य हो रहा है, समय की बचत सीधा सीधा इसी से पता चल रहा है कि जहाँ एक महीना में जो कार्य हो रहा था वो क्या कितने टाइम में हो रहा है, एक दिन में या 4 से 5 घंटों में वो कार्य समाप्त हो रहा है। तो समय की इसमें बचत हो रही है, समय की बचत। अब उसके बाद अगला जो कार्य होता है, कम श्रम की आवश्यकता। अब मान लीजिए कृषि प्राकृतिक तरीके से हम बोल रहे हैं तो सीधा सीधा पता चल रहा है कम श्रम की आवश्यकता कैसे हो रही है।
कि जब हम एक हेक्टेयर बोने के लिए हमारे इतने समय लग रहा है, हमको परिश्रम करना पड़ रहा है, बैल के पीछे पीछे चल के क्या है, हल को पकड़ना पड़ रहा है, मनुष्य परिश्रम करना पड़ रहा है, साथ ही साथ पशु एनर्जी लॉस हो रही है, पशु को भी इसमें एनर्जी वेस्ट हो रही है, उसका समय लग रहा है, तो इतना समय हो रहा है, उसमें क्या है, एनर्जी वेस्ट हो रही है। लेकिन अगर वही कार्य ट्रैक्टर के द्वारा हो रहा है तो क्या होगा, हमारी एनर्जी बचेगी, हमारे जो इतना समय हमने एनर्जी वेस्ट की थी वो एनर्जी वेस्ट नहीं होगी, तो उसमें क्या होगा, हमारा कम श्रम लगेगा। और उसी के साथ साथ देखिए, खेत है, हम बुवाई कर रहे हैं, अगर मान लीजिए कोई धान का खेत है, प्लांटिंग हमको उसमें करनी है, धान में रोपण करना है, और मान लीजिए रोपण करने के लिए हमको ये हेक्टेयर में करीब मान लीजिए 30 मजदूरों की, हेक्टेयर बहुत बड़ा होता है, 10,000 मीटर, तो हमको ये हेक्टेयर में धान रोपाई कर रहा है, उसके लिए 30 मजदूरों की आवश्यकता पड़ रही है। लेकिन वही कार्य अगर पैडी ट्रांसप्लांटर की मदद से करें तो क्या होगा, वो कुछ घंटों में या एक दिन में प्लांटिंग हो जाएगी। उससे क्या होगा, हमको क्या है, श्रम, मजदूरों का श्रम की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, और समय भी बचेगा, और कार्य क्षमता में भी सुधार होगा। उसके बाद अगला पॉइंट क्या है, अगला पॉइंट है उत्पादन लागत में कमी होती है। जैसे हमने देखा, यहाँ हम ट्रांसप्लांटिंग किसके द्वारा कर रहे हैं, मजदूरों के द्वारा। अब मजदूर हैं, जब हमारे 30 मजदूर लग रहे हैं, उनके लिए हम अलग अलग पैसे देंगे, सभी के लिए अलग अलग पैसे देंगे, हमारी हाई कॉस्ट होगी, अधिक लागत होगी। तो अगर उसी काम को मशीन के द्वारा करेंगे तो कम कॉस्ट होगी, हमारी कम लागत आएगी, तो इसमें क्या है, लागत में कमी आएगी, कम श्रम की आवश्यकता। उसके बाद क्या था, उत्पादन लागत कम, जो उत्पादन की हम लागत लगा रहे हैं कम होगी। उसी के साथ साथ उत्पादन लागत में देखिए, मान लीजिए कोई फसल है, उसमें खेत हो रहे हैं, खेत होने से पहले देखिए उत्पादन लागत कैसे कम हो रही है, खेत बो रहे हैं। सबसे पहले क्या करेंगे, खेत को सफाई कर करके उसकी क्या है, मान लीजिए हम देसी हल से बोलेंगे तो देसी हल से बुवाई करने में हमको श्रम भी करना पड़ेगा, उत्पादन लागत भी अधिक आएगी, जुताई की या मजदूरी पर जुतवा रहे हैं उसकी लागत अधिक आएगी। वहीं उसी कार्य को हम ट्रैक्टर के द्वारा जुतवाएंगे तो कम समय में जुताई के कार्य क्षमता में भी सुधार होगा, कम श्रम की आवश्यकता होगी, और क्या होगा, कॉस्ट भी कम आएगा उसका। उसके बाद बुवाई जुताई के बाद क्या होगा, फसल एक खड़ी है, खड़ी फसल को कटाई कर रहे हैं, मजदूरों की आवश्यकता होगी, हमको मजदूर लाएंगे, मजदूरों से कटाएंगे तो बहुत अधिक मजदूरों की आवश्यकता होगी, अधिक कॉस्ट आएगी, भाई मशीनों के द्वारा उसकी कटाई करवाएंगे तो उसमें कम कॉस्ट आएगी, भाई इसकी मढ़ाई ओसाई कराएंगे उसमें मशीनों द्वारा कम कॉस्ट लगेगी, लेकिन मजदूरों द्वारा अधिक कॉस्ट आएगी। उसके बाद क्या होगा, भूमि सुधार। अब एक मान लीजिए कोई जंगली भूमि है, भूमि सुधार, कोई फॉरेस्ट लैंड है, फॉरेस्ट भूमि है, जंगली भूमि है, उसमें क्या करेंगे, हम ऊंचे नीचे स्थान है उनको समतल करेंगे, कृषि योग्य बनाएंगे, कृषि योग्य बनाएंगे, जंगल पेड़ को काट के भूमि की सफाई करेंगे, तो इससे क्या है, भूमि सुधार होगा, कृषि योग्य बनेगी। अब इसमें क्या है, इसके लिए भूमि सुधार के लिए हम क्या करेंगे, जंगलों की सफाई वगैरह करेंगे, तो उसके लिए इक्विपमेंट यूज होंगे, ट्रैक्टर हुआ, जेसीबी हुआ, ऐसे यंत्रों का प्रयोग करते हैं इसमें भूमि सुधार में। उसके बाद जो अनावश्यक व्यय उसकी बचत होगी। अब अनावश्यक व्यय कैसे, जैसे मान लीजिए परंपरागत अनावश्यक व्यय, मान लीजिए हम परंपरागत टेक्निक से
खेती कर रहे हैं, यानी पशु शक्ति के द्वारा, पशु शक्ति द्वारा कर रहे हैं। अब पशु शक्ति के द्वारा कर रहे हैं तो हम पशुओं का जो खर्चा हो रहा है, खाने पीने, स्वास्थ्य, आहार, बीमा, वो कॉस्ट हमारी बचेगी। अनावश्यक खर्चा है जो हम कर रहे थे, लेकिन जब ट्रैक्टर होगा उसमें ओनली एक फ्यूल का खर्चा आएगा और कोई खर्चा नहीं है उसमें, तो अनावश्यक व्यय नहीं होगा। उसके बाद जोखिम में कमी, जोखिम में कमी होगी। अब वो कैसे? जोखिम में कमी कैसे हो रही है? हाँ, जोखिम में कमी कैसे होगी? मान लीजिए हम मजदूरों के द्वारा फसल को कटवा रहे हैं और खेत बहुत बड़ा है हमारा, तो मजदूर उसे काटने में बहुत समय लगाएंगे। वहीं हम कृषि यंत्रों सहायता से करेंगे तो वो कुछ घंटों में खेत को काट कर रख देगा। अब मजदूरों की सहायता से ले रहे हैं, मान लीजिए हमारे एक खेत है, अब मजदूर काट रहे हैं, उन्होंने इधर उधर का खेत काटा है, इतने मान लीजिए क्या हो जाए, बरसात वगैरह हो जाए, बरसात होगी तो क्या होगा, पूरी फसल और ओले पड़ जाएं, बरसात हो जाए तो पूरी फसल नष्ट हो जाएगी, प्रोडक्शन कम हो जाएगा, गुणवत्ता उसकी खराब हो जाएगी। तो इस बार जोखिम कम ही होती है अगर कृषि यंत्रों का हम प्रयोग करते हैं। कहीं अन्य में देखें, अन्य क्या लाभ है इसके? तो अन्य ये लाभ हैं, कृषि यंत्रों का यूज कर रहे हैं तो क्या है, मृदा सोइल की स्ट्रक्चर अच्छी होगी, वायु संचार अच्छा होगा, जल संचार अच्छा होगा, जिससे क्या होगा, फसल उत्पादन अच्छा होगा, फसल उत्पादन बढ़ेगा, फसल उत्पादन बढ़ेगा तो दूसरे व्यवसाय को स्थापित करने की संभावना अच्छी रहेगी। अब इसके जैसे इसके लाभ हैं, उसके साथ साथ इसकी हानियां भी हैं। तो हानियां को हम कल की क्लास में देखते हैं, आज के लिए इतना है।